हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। हमारा 7th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक था इंटरनल कंबशन इंजन एंड गैस टरबाइन। उसका हम लोग 2020 का जो क्वेश्चंस आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में आया गया था आप लोग का बीटेक में, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इसके पहला जो पार्ट ए था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 मतलब पूरा का पूरा जो एमसीक्यू था, इसे ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया था। और इतना आप समझ के चलिए, जो एमसीक्यू होता है ना किसी भी एग्जामिनेशन का, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो एकेयू का, तो उसमें पूरा पूरा जितना भी सब्जेक्ट का सिलेबस है वो सबका निचोड़ होता है। तो हम लोगों ने अगर एमसीक्यू में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो समझिए सिलेबस हमें समझा हुआ है, बस अब उसका एप्लीकेशन हमें करना है, मतलब न्यूमेरिकल करना है और कुछ कुछ कंसेप्ट देखना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन था एमसीक्यू वो आप लोग देख लिया होगा। नहीं देखे होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर उससे पहले देख लें। क्यों? ताकि वो देखिएगा तो आपको सारा ओवरव्यू सिलेबस का समझ में आ जाएगा हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर आपको जो नेक्स्ट जो हम लोग सब्जेक्टिव करने वाले हैं उसका थोड़ा ओवरव्यू समझ में ज्यादा अच्छा से आएगा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा क्या वो कहना चाह रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर रखा था, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो कहीं ना कहीं क्या है, हमारा सब्जेक्टिव है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसमें आपसे डिफिनीशन और सब्जेक्ट मतलब कि उसमें लिखने वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है वो। तो मैंने जैसे पहले आप लोग को बताया कि जो भी मैं यहाँ पर लिखाऊंगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, उसका पीडीएफ हमारा अवेलेबल है। और पीडीएफ कैसे लेना है वो आप लोग को पता है, नहीं तो फिर लास्ट में मैं डिस्कस कर ही दूंगा कि हाँ पीडीएफ को कहाँ मिल जाएगा। तो जो भी मैं बोलूंगा यहाँ बस मैं आपको जो थ्योरी पेपर होगा, जो न्यूमेरिकल तो मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, डेरिवेशन भी मैं यहाँ पर करवाऊंगा, लेकिन जो थ्योरी सब्जेक्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा। मैं थोड़े लाइन बाय लाइन लिखूंगा कि हाँ ये ऐसे से लिखो, मैं उसे ओवरव्यू में समझाऊंगा, वो समझकर आप खुद अपने लैंग्वेज में लिखना। कहीं दिक्कत हो तो पीडीएफ में है, वो अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। बट कोशिश करिएगा कि जो मैंने समझाया उसे अपने लैंग्वेज में लिखने का, इससे क्या होगा आपको लिखने का तरीका समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 टोटल हमारा 2 पार्ट में है, शायद ए और बी, एक सेकंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, 2 पार्ट में है ए और बी। तो ए में क्या कहता है, 7-7 नंबर का है, तो हमारा एक्सप्लेनेशन भी 7-7 नंबर का ही होगा। बोल रहा है क्या, एक्सप्लेन द वाल्व टाइमिंग डायग्राम ऑफ ए एसआई एंड सीआई इंजन फॉर ए 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन के लिए हमें स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन जो हमारा इंजन होता है उसका हमें वॉल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं वॉल्व टाइमिंग डायग्राम क्या होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं जो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें 2 वॉल्व होते हैं, एक इनलेट वॉल्व और एक आउटलेट वॉल्व, या फिर इनलेट वॉल्व को या एग्जॉस्ट वॉल्व को। ठीक है, इनलेट वॉल्व से क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर्स आते हैं, उसके बाद हमारा सारा कंबशन प्रोसेस होता है, जैसे कि क्या कहता है कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद उसमें पावर स्ट्रोक, उसके पहले हम लोग उसमें हीट एडिशन करते हैं, देन एग्जॉस्ट होता है। तो एग्जॉस्ट हुआ तो फिर एग्जॉस्ट वॉल्व से वो एग्जॉस्ट निकल जाता है वाया साइलेंसर। तो वही जो वॉल्व का टाइमिंग, मतलब देखिए अब वहां तो कोई मैनुअल बैठा हुआ नहीं है कि एयर इंटर किया तो भाई गेट खोल दो, एयर जा रहा तो गेट बंद कर दो। और उसमें सेंसर नहीं होते क्योंकि इतना वहां टेम्परेचर हाई होता है ना कि आप सेंसर वहां लगा ही नहीं सकते हो कि पार्टिकुलर दिस टाइम पर ओपन हो जाए। इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, अप्रॉक्स 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, उतना तो हमारा सेंसर खराब हो जाएगा। तो हमारा जो ऑपरेशन होता है ना वो इंजन से कनेक्ट होता है वाया कैम। कैम सॉफ्ट मैकेनिज्म आप लोगों ने थ्योरी ऑफ मशीन से पढ़ा होगा। तो कैम के थ्रू वो इंजन से कनेक्टेड होता है और उसे बोलते हैं क्या, वॉल्व टाइम्स। मतलब एट पर्टिकुलर इंजन कितना रोटेट करेगा उसके अकॉर्डिंग कैम उसको अलाउ करेगा कि वॉल्व ओपन हो जाओ। ठीक है, और आप लोग कभी मतलब लेमन टर्म में अगर आप किसी मैकेनिक के पास जाओगे तो वहां बोलता होगा क्या कि इसका टाइमिंग खराब हो चुका है, या फिर टाइमिंग जो चेन होता है, इंजन अगर कट 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 ज्यादा आवाज कर रहा है और नॉकिंग का वो प्रॉब्लम नहीं है, इंजन का बाहरी आवाज है, तो मैकेनिक्स क्या करेगा, जो इंजन का ऊपर वाला वॉल्व है, ऊपर जो बॉडी का जो हेड है, वो इंजन के हेड को ओपन करके उसमें देखिएगा छोटा सा चेन बना हुआ रहता है, उसे क्या कहेंगे वो लोग, इसका टाइमिंग सेट कर रहे हैं। तो वो टाइमिंग एटली क्या सेट कर रहा है, वॉल्व टाइमिंग सेट कर रहा है। वो चेन से कनेक्ट होता है, क्या बोलते हैं, चेन ठीक कर रहे हैं। तो वॉल्व टाइमिंग का मतलब वही हुआ कि किस टाइम में हमारा इनलेट ओपन होगा, किस टाइम में स्पार्किंग होगा, किस टाइम में इग्निशन बंद होगा और किस टाइम में हमारा आउटलेट ओपन होगा। वो सारा टाइम को क्या कहते हैं, वॉल्व टाइमिंग। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 ने बोला एक्सप्लेन द वॉल्व टाइमिंग डायग्राम, मतलब हमें डायग्राम से बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें किसका, एसआई इंजन का, मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन का। एसआई इंजन मतलब हमारा पेट्रोल इंजन, डिफिनेशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एसआई मतलब क्या होता है, स्पार्क इग्निशन, इसे ही पेट्रोल इंजन कहते हैं और ये किस साइकिल पर चलता है, ऑटो साइकिल पर चलता है। तो जैसे ही आपको एसआई इंजन आपके दिमाग में आया, आपको 3-4 चीज क्लिक होना चाहिए। एसआई मतलब स्पार्क इग्निशन, इसमें स्पार्क प्लग होता है, ये हमारा पेट्रोल इंजन होता है, और ये हमारा क्या कहता है, किस पे चलता है, ऑटो साइकिल पे चलता है। इसका एफिशिएंसी क्या होता है, 1-1/r⁻⁻1। वैसे सीआई बोले तो इतना चीज आप लोगों को सीआई में भी दिमाग में आना चाहिए।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हम क्या करते हैं कि हमने क्या करा कि एक एक्सिस बना दिया, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टीडीसी, टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, और ये हमारा हो गया बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। जब हम लोग गाड़ी हमारा मतलब खड़ी होती है, गाड़ी जब नहीं चल रहा होता है, तो हमारा जो पिस्टन होता है वो कहां होता है, वो पिस्टन हमारा टीडीसी पर होता है। अब टीडीसी पर होता है, जैसे हमने किक मारा या फिर सेल्फ लिया, तो वो क्या किया, जो मैंने सेल्फ किक मारा या सेल्फ लिया, तो वो एक्सटर्नल मोटर, सेल्फ तो क्या इलेक्ट्रिसिटी से वो मूव करता है, तो वो एक्सटर्नल रोटेशन, या फिर किक मारे तो क्या मेरा मैकेनिकल जो बॉडी का पावर है उससे वो मूव किया। तो जैसे हम लोग किक मारा तो हमारा पिस्टन टीडीसी से कहां गया, बीडीसी पर गया। अब बीडीसी पर जैसे ही गया तो इसमें इनलेट वाल्व इसका ओपन हो गया, इनलेट वाल्व ओपन हो गया और एयर क्या किया, इन कर गया। जैसे एयर इन किया हमारा बीडीसी पर आया, अब क्या हुआ, ड्यू टू इट्स इनर्शिया वो क्या किया, वापस टीडीसी पर जाना चाहेगा, और उस दरमियान क्या होगा, वो कंप्रेशन होगा। जैसे ही वो कंप्रेशन हो गया वैसे क्या होगा, वहां पर फायरिंग होगा, फायरिंग मतलब स्पार्क प्लग इग्नाइट करेगा, और जैसे ही फायरिंग होगा तो हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर था वो ऑलरेडी कंप्रेशन के कारण बहुत ज्यादा टेम्परेचर को अचीव कर चुका है। हमने हल्का सा स्पार्क क्या लगाया कि उसमें आग लगा। जैसे ही आग लगा तो क्या हुआ, हमारा जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसमें एनर्जी आया, और वो क्या हुआ, इधर उधर भागना चालू किया। तो जो उसका एनर्जी था, प्रेशर एनर्जी था, वो पिस्टन के हेड पर लगा और पिस्टन को वापस फिर से वो बीडीसी पर ढकेला। उसे क्या कहेंगे हम लोग, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में जैसे ही वो बीडीसी के पास आया तो हमारा क्या हुआ, गाड़ी हल्का सा मूव किया, उसे क्या कहें, पावर स्ट्रोक। गाड़ी को क्या मिला, पावर। अब बीडीसी पर आते ही क्या हुआ, सारा एनर्जी उसका खत्म हो गया। फिर ये क्या क्या, इनर्शिया से ऊपर की ओर बढ़ा। जैसे इनर्शिया की ओर ऊपर से ये बढ़ा तो वहां पर क्या हुआ, हमारा इनर्शिया पर जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ा तो क्या हो गया, वहां पर हमें क्या, जितना भी कंप्रेशन का जो गैस पूरा निकला था वो क्या हुआ, पूरा का पूरा फिर से एग्जॉस्ट की ओर आगे निकलना स्टार्ट हो गया। तो उस समय क्या होगा, मेरा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हुआ और सारा गैस निकल गया। फिर वो कहां आ गया, टीडीसी पर। फिर वही प्रोसेस कंप्लीटली। अब हमने एक बार किक मारा लेकिन वो कंटिन्यूअसली चलते रहा। तो गाड़ी में पावर सिर्फ और सिर्फ शुरुआती में हम देते हैं या तो अपने पैर से या तो फिर इग्निशन करके बैटरी से। उसके बाद एक बार पूरे कंप्लीट जो 4 साइकिल का प्रोसेस है, 4 प्रोसेस का जो साइकिल है, उसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस पावर स्ट्रोक में हमें एनर्जी मिलता है। बाकी उसी एनर्जी को इनर्शिया के फॉर्म में ये गाड़ी घूमते रहता है और हमारा चक्का चलते रहता है, ठीक है। तो उसी को समझना है कि कब कब मेरा एग्जॉस्ट इनलेट वाल्व ओपन होगा, कब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, कब हमारा इग्निशन होगा, कब हमारा फायरिंग होगा, सब हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा बॉडी, हमारा जो पिस्टन कहाँ है, टॉप डेड सेंटर पर। अब जैसे हमने किक मारा, ये क्या किया, 180 का रोटेशन हुआ और कहां पहुंचा, हमारा बीडीसी के पास, ठीक है। डायग्राम अगर तिरछा बने या फिर सर्कल कंप्लीट ना हो तो लोड नहीं लेना है, हमें समझना है बस। कहां आ गया, बीडीसी पर आ गया। इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो गया, कौन सा साइकिल हो गया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एयर को इन कर रहे हैं अपने बॉडी में, इंजन में। तो इंजन में करें तो क्या हो गया हमारा, अभी हमारा इनलेट वाल्व ओपन है और ये एंट्री मतलब ये क्या कर रहा है, एयर को अपने अंदर ले रहा है, ठीक है। अब बीडीसी पर आया तो ये क्या किया कि ड्यू टू इनर्शिया ये वापस कहां गया, टीडीसी के पास। अब जैसे ये टीडीसी के पास गया, कंप्रेशन होना चालू हुआ इसमें, और कंप्रेशन होकर के एक ऐसा टाइमिंग आता है, कंप्रेशन होकर एक ऐसा टाइमिंग आता है जहां पर हमारा क्या होता है, इग्निशन चालू होता है। इग्निशन चालू होता है मतलब इग्निशन में स्पार्क स्टार्ट होता है। स्पार्क मतलब हमारा जो स्पार्क प्लग है वो पहली बार जलता है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, स्पार्क स्पार्किंग स्टार्ट, स्पार्किंग स्टार्ट। और ये जो डिग्री, जितना डिग्री पर ये होता है इसे कहते हैं 20 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन यहां से आ जाएगा कि हमारा जो स्पार्किंग होता है वो टीडीसी को अचीव करने से कितना डिग्री पहले स्टार्ट होता है, कितना, 20 डिग्री। हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि टीडीसी पर पहुंचता है और पेट्रोल में आग लगता है, बट एक्चुअल वो कहानी नहीं है। एक्चुअल कहानी है कि टीडी से 20 डिग्री पहले ही स्पार्किंग हो जाता है। अब मैंने जब इसके पहले जब मैं ऑब्जेक्टिव्स आपका ले रहा था, एमसीक्यू ले रहा था, तो वहां मैंने बोला था कि एक फ्लैश पॉइंट होता है, एक फायर पॉइंट होता है। तो फ्लैश पॉइंट होता है वो पॉइंट जहां पहली बार फ्लैशिंग स्टार्ट हुआ, मतलब अभी आग नहीं लगा है, अभी बस और बस फ्लैशिंग स्टार्ट हुआ है।
जब आग लग जाए तो क्या कहेंगे, फायरिंग पॉइंट। तो ये हमारा क्या है, फ्लैश पॉइंट है। यहां क्या हुआ है, फ्लैश हुआ है, यहां अभी तक आग नहीं लगा है, मतलब अभी बस पहला स्पार्क आया है। अब क्या होता है यहां पर कि हल्का सा और आगे ये बढ़ता है, हल्का सा और आगे बढ़ता है। जब यहां पर आता है तो यहां क्या होता है, इग्निशन स्टार्ट होता है। इग्निशन स्टार्ट मतलब यहां पर अब मेरा फायर पॉइंट अचीव कर गया, अब मेरा पेट्रोल में आग लग गया, ठीक है, एयर पेट्रोल एयर फ्यूल मिक्सचर में। और ये कितना डिग्री पहले होता है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा होता है 12 डिग्री पहले। ये कितना डिग्री पहले होता है, सॉरी 8 डिग्री पहले होता है, 12 नहीं 8 डिग्री पहले होता है, ये 8 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये टीडीसी पर आता है, और टीडीसी पर आने के बाद ये आपका लगभग 12 डिग्री और चलता है, 12 डिग्री और चलता है, तब जाके हमारा स्पार्किंग रुक जाता है। मतलब अभी तक स्पार्किंग हो ही रहा है, ये लगभग 12 डिग्री और जाता है, तो यहां पर हमारा ये 12 डिग्री और आता है, तो यहां पर क्या होता है, हमारा स्पार्किंग स्टॉप। अब स्पार्किंग के स्टॉप होते ही आग तो बुझ नहीं जाएगा, ठीक है, तो थोड़ी देर और आग लगा हुआ होता है। एंड फाइनली जब यहां से ये 40 डिग्री और चलता है, मतलब कि यहां से हमारा 12 डिग्री से अप्रॉक्स 40 डिग्री और ये चलता है, तब हमारा यहां पर क्या होता है, स्पार्किंग स्टॉप कर जाता है। स्पार्किंग क्या होता है, हमारा स्टॉप कर जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा इसे क्या कहेंगे हम लोग, क्या कौन सा डायग्राम हो गया, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर अ एसआई इंजन। अब जैसे ही स्पार्किंग स्टॉप हुआ तो अब क्या हो गया, शुरू में ये क्या हुआ हमारा, इसमें हम लोग इनलेट लिए, ये क्या हो गया हमारा, कंप्रेशन स्ट्रोक, यहां कंप्रेशन हो रहा था। उसके बाद स्पार्किंग के बाद क्या हुआ, यहां पर ये पूरा पूरा क्या हो गया, पावर स्ट्रोक। उसके बाद वापस जब ये घूम कर आया तो इसे क्या बोल देंगे हम लोग, एग्जॉस्ट स्टॉक, एग्जॉस्ट स्टॉक। तो ये हमारा क्या हो गया, एसआई इंजन मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन का ये क्या है हमारा, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। अब इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि स्पार्किंग कितना डिग्री पहले स्टार्ट होता है, इग्निशन आपका कितना डिग्री पहले स्टार्ट होता है, स्पार्किंग कितना डिग्री बाद बंद होता है, और इग्निशन स्पार्किंग कितना डिग्री बाद बंद होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 20 डिग्री, 18 डिग्री, 12 डिग्री और 40 डिग्री। एक बार मैं थोड़ा श्योर नहीं हूं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मुझे लगता है ये 40 डिग्री यहां से इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा डाउटफुल हूं, आप एक बार गूगल या फिर कोई बुक देख लीजिएगा, यहां शायद 40 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस चीज पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और आंसर में लिखने टाइम थोड़ा अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और आंसर आप लेकर आइएगा यहां तक, ठीक है। अब इसमें समझिए कुछ चीजें, जैसे मैं बोलता हूं क्या कि जो हमारा एसआई इंजन होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन, इसमें जो हम लोग हीट एडिशन करते हैं वो कैसे करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब मैंने बोला कि सर हमारा इंजन तो रुकता ही नहीं है, वो एक पॉइंट पर गया वापस आया, गया वापस आया, रुकता तो है नहीं, वो इंटरमीडिएट मोड, आप गाड़ी पर बैठ बंद हो चलता है, बंद हो चलता है, वो तो कंटिन्यूअसली मूव करता है। तो जब कंटिन्यूअसली वो मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वॉल्यूम होने के लिए हम लोग जानते हैं कि डायमीटर क्या है, कांस्टेंट, वॉल्यूम के लिए लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन हो रहा है तो एट ए पार्टिकुलर जितना देर तक हीट एडिशन हो रहा है उतना देर के लिए इंजन को रुकना चाहिए ना। समझिए क्या मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए हमारा ये क्या है, एक सिलेंडर है और मान लीजिए पिस्टन है, ठीक है। हीट एडिशन कहां पर हुआ, हीट एडिशन आफ्टर मतलब कंप्रेशन। तो हमारा टीडीसी से जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ा, ये बीडीसी से टीडीसी की ओर, तो ये एरिया तो फिक्स है। अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम करना है तो इस हाइट को हमें फिक्स करना होगा, तब ना एरिया इनटू हाइट कांस्टेंट वॉल्यूम हम बोल देंगे। तो इस कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट मतलब जितना देर इसमें हीट ऐड हो रहा है इसको रुका रहना चाहिए, तब कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है। अदरवाइज ये मूव कर रहा है तो वॉल्यूम कहां कांस्टेंट है, एच तो घट रहा है ना। अब इस चीज को यहां से एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखिए स्पार्किंग स्टार्ट यहां पर हो रहा है और स्पार्किंग स्टॉप यहां पर हो रहा है, तो ये वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है। मतलब अगर यहां से हमारा स्पार्किंग, यहां से हमारा हीट एडिशन चालू हुआ तो ये वापस घूमकर यहीं पर आ जाएगा, तब हमारा हीट एडिशन बंद हो जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम मेरा सेम हो गया, तो हम क्या बोल देंगे, यहां पर मेरा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। आप 7th सेमेस्टर के बच्चे हो, आप हो सकता है कैंपस प्लेसमेंट में बैठो, या फिर हो सकता है वाइवा में बैठो, या हो सकता है आप कोई गेट निकालकर कोई पीएसयू का इंटरव्यू अभी देने चले जाओ, तो ये सब क्वेश्चन वहां पूछता है कि जब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है ही नहीं तो आप कैसे बोलते हो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है। तो बोलना है कि सर जिस टाइमिंग पर हीट एडिशन स्टार्ट होता है, घूमकर जब वापस उसी जगह पर आता है तो हमारा हीट एडिशन रुक जाता है। तो हम क्या बोल देंगे, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम हो गया, तो कांस्टेंट वॉल्यूम उसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। होप ऐसे समझे होंगे।
और आपको ये वॉल्व टाइमिंग डायग्राम भी एसआई इंजन का समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे किसका, सीआई इंजन मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अब जैसे ही वर्ड आता है कंप्रेशन इग्निशन, आपके दिमाग में तीन चीज आना चाहिए। कंप्रेशन इग्निशन मतलब हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसके बाद इट्स वर्क ऑन द डीजल साइकिल प्रिंसिपल, और इसका एफिशिएंसी क्या होता है 1/1 माइनस रो आर टू द पावर गामा -1 इंटू रो -1 अपॉन रो -1, ऊपर वाले रो पर पावर गामा और नीचे कॉमन इंटू मल्टीप्लाई गामा। इसको आपको याद रखना होगा, क्या होता है इफिशियंसी, इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन आर टू द पावर गामा -1 इंटू ऊपर रो -1 नीचे रो -1, इसमें मल्टीप्लीकेशन इसमें पावर। ये आपको इफिशियंसी एकदम याद रखना होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग बात करते हैं कौन सा, इसमें भी हम लोग बात करेंगे वॉल्व टाइमिंग डायग्राम का। तो एज यूजुअल हम लोग यहां भी बनाते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया टीडीसी और ये हमारा हो गया बीडीसी, टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसे बोलते हैं कि हमारा यहां पर क्या हो रहा है, इनटेक वॉल्व ओपन हो रहा है, इनटेक वॉल्व ओपन। कितना डिग्री बिफोर टीडीसी, 25 डिग्री बिफोर टीडीसी हमारा इनलेट वॉल्व ओपन हो रहा है। उसके बाद थोड़ा दूर और चलेगा तो क्या होगा, हमारा इंजेक्शन स्टार्ट होगा। इसे क्या बोलेंगे, इंजेक्शन स्टार्ट। कितना डिग्री बिफोर टीडीसी, 5 डिग्री बिफोर टीडीसी, ठीक है। उसके बाद फ्यूल इंजेक्शन स्टॉप कब होगा हमारा, आफ्टर 25 डिग्री। 25 डिग्री और चलेगा तो हमारा क्या हो गया, फ्यूल इंजेक्शन स्टॉप। उसके बाद हमारा 45 डिग्री बिफोर बीडीसी हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है। इनलेट वाल्व 25 डिग्री पहले ओपन हो गया। जितना भी इसमें आपका इसमें एयर फ्यूल मिक्सचर नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ एयर होता है। कास्ट कंप्रेसर इग्निशन इंजन में आप लोग पढ़े होंगे, एयर इन कर गया। एयर इन करने के बाद अब वाल्व आपका इंजेक्शन स्टार्ट, मतलब अब उसमें फ्लो फ्यूल का मिक्सचर स्टार्ट हो गया डालना, ठीक है। इसमें पहले क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एयर फ्यूल मिक्सचर ऑलरेडी होता है, वो क्या होता है कंप्रेशन का बाद बर्न होता है। बट यहाँ क्या होता है कि हमारे पहले एयर आता है, 25 डिग्री पहले एयर इंटर कर जाता है, उसके बाद हमारा इंजेक्शन स्टार्ट होता है और कुछ देर बाद चलने के बाद उसमें फ्यूल इंजेक्शन को हम स्टॉप करते हैं। अभी तक आग नहीं लगा है, इसमें अभी तक आग नहीं लगा है, अभी तक क्या बस फ्यूल इंजेक्शन से फ्यूल आना बंद हो गया। मतलब अब यहाँ पर आकर के हमारा फ्यूल आना बंद और इनलेट वॉल्व भी बंद। उसके बाद अब हम लोग क्या किए, इतना दूर लाकर कंप्रेशन किए, ठीक है। सॉरी, इसके फ्यूल आने के बाद हम लोग क्या किए, फ्यूल इंजन के बाद हम लोग क्या किए, उसको कंप्रेस किए। कंप्रेस करने के बाद बर्निंग होता है और बर्निंग के बाद फिर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है और एग्जॉस्ट हो जाता है। यहां पर हमारा क्या हो गया, एग्जॉस्ट, ठीक है। तो आपको ये चीज हमारा एसआई इंजन और सीआई इंजन का जो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम था वो मैंने बना दिया। मैंने मुझे क्या लिखना है मैंने वो भी समझा दिया। आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, अदरवाइज पीडीएफ में बताऊंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो गया। होप किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब 2 का बी देखते हैं क्या है। मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्या कहता है कि हम समझिएगा क्वेश्चन नंबर बी क्या बोलता है। बोलता है क्या कि हमें एक्सप्लेन करना है कि एसआई इंजन का टॉर्क है वो फिक्स्ड स्पीड और इनलेट मिक्सर कंडीशन के साथ क्यों वेरी करता है। हमारा जब स्पार्क टाइमिंग बहुत ही, देखिए स्पार्क टाइमिंग जब मैंने आपका बताया था वॉल्व टाइमिंग डायग्राम, तो वहां मैंने क्या बोला था कि जो स्पार्किंग होता है वो टीडीसी से पहले हो जाता है और कुछ देर बाद तक होता है। तो बोलता है ऐसा क्यों करते हैं हम लोग,
इसके पीछे रीजन होता है ऐसा क्यों करते हैं, और हमसे पूछता है बेस्ट स्पार्क टाइमिंग क्या है, मतलब बेस्ट स्पार्क टाइमिंग क्या है, कितना देरी तक हम स्पार्क को कर सकते हैं। और क्या पूछता है कि बताइए क्या कि वैरिज विथ, मतलब एक्सप्लेन हाउ, ये जो हमारा स्पार्क टाइमिंग होता है वो इंजन के स्पीड और लोड से कैसे वैरी करता है, हमें ये क्वेश्चन बोल रहा है करने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा समझिएगा, इसका फुल थ्योरी क्वेश्चन है, पीडीएफ में है। ठीक है, मैं समझा देता हूं, हल्का सा आपको हिंट दे देता हूं, आप लोग लिख लोगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा स्पार्क टाइमिंग क्या कहता था कि स्पार्क टाइमिंग वो टाइमिंग होता है जितना देर तक हमारा स्पार्क प्लग स्पार्किंग प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब अगर ज्यादा स्पार्किंग हम प्रोड्यूस करवा दिए, अगर हम ज्यादा स्पार्किंग प्रोड्यूस करवा दिए मतलब ज्यादा हीट हो गया, जैसे ही ज्यादा हीट हो गया, और हमें कहीं ना कहीं ऐसा इंजन के बारे में बात कर रहा है, ज्यादा हीट अगर हो गया तो मैंने ऑब्जेक्टिव में क्या समझाया था कि हीट के कारण हमारा नॉकिंग होता था। ठीक है, तो ज्यादा हीट हो तो पहला प्रॉब्लम नॉकिंग, दूसरा प्रॉब्लम ज्यादा हीट होने का इतना ज्यादा उसमें प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि वो प्रेशर को हमारा इंजन बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। अगर बहुत कम हो गया, अगर हम क्लोजेस्ट टू द टीडीसी कर दिए, मतलब टीडीसी के एकदम पास बहुत कम स्पार्क टाइमिंग दिए, तो उस स्पार्क टाइमिंग में हमारा फ्यूल कंप्लीटली बर्न ही नहीं करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा इफिशियंसी कम जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जिस प्रकार हमारा लोड और स्पीड के अकॉर्डिंग हमें अपना स्पार्क टाइमिंग को वेरी करना पड़ता है। ठीक है, किसके कारण? लोड और स्पीड के कारण। जो बेस्ट स्पार्क टाइमिंग होता है वो होता है 15 to 18 डिग्री, मतलब स्पार्क टाइमिंग हम लोग 15 से 18 डिग्री तक क्रैंक रोटेशन, 15 से 18 डिग्री तक क्रैंक रोटेशन होगा, हम लोग स्पार्क को जनरेट रखते हैं। तो बेस्ट स्पार्क टाइमिंग क्या है मेरा? 15 से 18 डिग्री। अब पूछता है कि एक्सप्लेन हाउ इट वेरीज विथ इंजन स्पीड एंड लोड। अब देखिए इंजन का स्पीड हम बढ़ा दिए, मान लीजिए इंजन का हम लोगों ने क्या किया, स्पीड बढ़ा दिया। अब जैसे इंजन का स्पीड बढ़ाया मतलब क्या करते हैं, एक्सेलरेट किए। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप देखोगे कल होकर इंजन गाड़ी को खोलोगे ना तो एक्सेलरेट करोगे तो एक वायर होता है वो थ्रोटल वाल्व से कनेक्ट होता है, और थ्रोटल वाल्व से मतलब उससे एयर फ्यूल मिक्सचर जा रहा है किसमें, इंजन में। तो स्पीड बढ़ाए तो ज्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर इंटर किया। अब जैसे ज्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर इंटर कर गया, उस कंडीशन में अगर हम स्पार्क टाइमिंग बहुत ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा ना, तो हाई स्पीड पर हमारा स्पार्क टाइमिंग कम जाएगा। अब अगर लोड बहुत ज्यादा हम बढ़ा दिए, लोड ज्यादा बहुत बढ़ा दिए मतलब क्या कि अब हमारा इंजन को ज्यादा लोड कैरी करना पड़ा, तो इंजन ज्यादा पावर जनरेट करना चाह रहा है, तो ज्यादा पावर अगर हमें जनरेट करवाना है तो हम क्या करेंगे, स्पार्क टाइमिंग को बढ़ाएंगे ताकि हमें ज्यादा पावर मिल सके। तो यही सब मिला जुला इसका आंसर है, पीडीएफ में अवेलेबल है, आप इजीली से पीडीएफ वहां से गेट कर लीजिएगा। मैं बताऊंगा लास्ट में कहां से आपको पीडीएफ मिलेगा, आप आराम से जाइए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोगों ने ए और बी जो ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 7-7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 7-7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और बनाते हैं। ठीक है, 3 का ए और 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 3 ए बोलता है क्या, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा देखिएगा, अ डीजल इंजन वर्किंग ऑन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल। जैसे ही ऐसा कुछ हो सबसे पहला क्या काम होगा हमारा, जो साइकिल की बात करा वो साइकिल बना ले। कौन सा साइकिल है, डीजल साइकिल। डीजल साइकिल कैसे बनेगा, पीवी डायग्राम 1 to 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 to 4 adiabatic expansion and 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये हमारा क्या हो गया, पीवी डायग्राम फॉर अ डीजल साइकिल। बोलता है डीजल इंजन वर्किंग ऑन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल टेक्स एयर एट ए प्रेशर ऑफ 1 bar। मतलब ये जो हमारा प्रेशर है ये कितना है, 1 bar, एंड टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। T1 का वैल्यू कितना है हमारा, 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बोला था प्रेशर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन इज 30 bar, मतलब P2 और P3 का वैल्यू कितना देकर रखा है क्वेश्चन में, 30 bar। अब बोलता है एंड द कट ऑफ इज, देखिएगा समझिएगा कट ऑफ क्या था, V3 माइनस V2, यही कट ऑफ था ना, कट ऑफ रेशियो V3 अपॉन V2। तो बोलता है कि कट ऑफ इज मतलब V3 माइनस V2 इज 6%, मतलब 0.06 ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है हमारा, V1 माइनस V2, तो V1 माइनस V2 ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। Cp का वैल्यू देकर रखा है क्वेश्चन में, Cp इज इक्वल टू 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, एंड Cv का वैल्यू देकर रखा है 0.718
किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, हमें पहला क्या निकालने कह रहा है, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो मतलब आर, आर मतलब V1 अपॉन V2, यही हमें निकालने कह रहा है। व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो? तो कंप्रेशन रेशियो कैसे निकलेगा? देखिए 1 और 2 क्या है मेरा, एडियाबेटिक प्रोसेस। 1 और 2 क्या है मेरा, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का प्रॉपर्टी रेशियो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में क्या होता है बताइए, P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। अब देखिए यहां से हम लोग R का वैल्यू क्या निकाल लेंगे, Cp माइनस CV, और गामा का वैल्यू क्या निकाल लेंगे, Cp अपॉन CV। क्यों निकालने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमारा वैल्यू दे के रखा है, अदरवाइज हम एयर बोल दिया है तो हम लोग याद रखेंगे R होता है 0.287, Cp अपॉन CV का होता है 1.41। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो गामा का वैल्यू आता है 1.399, अप्रॉक्स 1.4 ही है, बट हम लोग यूज इसी को करेंगे, कैलकुलेटर तो अलाउड है हमारा, तो हम क्यों फालतू का टेंशन ले। तो यहां से हम लोग बोल देंगे कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 अपॉन P1 टू द पावर 1 अपॉन गामा। ठीक है, P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1 क्या है हमारा 30 टू द पावर 1 अपॉन 1.399। सॉल्व करेंगे तो हमारा जो कंप्रेशन रेशियो था उसका वैल्यू आ जाएगा आपका सॉल्व करके 11.37। देखिए कौन सा इंजन है हमारा, एसआई इंजन, सॉरी कंप्रेशन सीआई इंजन। तो डीजल इंजन का मैंने क्या बोला था कि 8 से लेकर के 16 तक वेरी करता है, तो 11.37 आ गया उसके बीच में कंप्रेशन रेशियो। दूसरा बोलता है हमारा द परसेंटेज क्लियरेंस। परसेंटेज क्लियरेंस का मतलब क्या बोल रहा है निकालने के लिए, V2 अपॉन V1 इंटू 100, मतलब कितना परसेंटेज क्लियरेंस है। तो ये हमारा V2 क्या है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम इज इक्वल टू V2। तो परसेंटेज क्लियरेंस क्या होता है, मैं यहीं पे सेकंड बनाता हूं, बाद में थोड़ा सा हट जाऊंगा। सेकंड क्या होता है, परसेंटेज क्लियरेंस। क्या होता है परसेंटेज क्लियरेंस, V2 अपॉन V1 इंटू 100। तो हमें V1 अपॉन V2 पता है, तो V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। तो क्या बोल देंगे हम लोग, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 11.37 इंटू 100। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका अप्रॉक्स में 8.79%, मतलब हमारा जो क्लियरेंस है वो टोटल वॉल्यूम का 8.79% है। ठीक है, थर्ड हमें क्या निकालने कह रहा है, थर्ड निकालने बोल रहा है द हीट सप्लाइड, मतलब हमें जो यहां पर जो कांस्टेंट प्रेशर पर 2 से 3 के बीच में हीट सप्लाई किए थे वो हीट सप्लाई हमें निकालने कह रहा है। तो हीट सप्लाई के लिए क्या होगा, हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो थ्योरी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे कि T2 इज इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े थे, T1 इंटू, याद करिएगा, T1 इंटू R टू द पावर गामा माइनस 1। T1 का फिर हमें पता है 30 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करेंगे केल्विन में क्योंकि हर चीज केल्विन में देखे रखा है। तो कितना होगा 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना केल्विन बोल सकते हैं, 303 केल्विन। तो क्या हो गया हमारा 303 केल्विन इंटू आर का वैल्यू हमने निकाला 11.37 इंटू गामा 0.399 हो जाएगा, गामा माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो हमारा T2 का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाले हैं उसका वैल्यू आएगा 799.26 केल्विन, 799.26 केल्विन। मतलब हमारा टेम्परेचर 2 कितना है, 799.26। हमें और क्या निकालना है, T3। T3 का वैल्यू क्या था हमारा, T1 R टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू रो। अब रो क्या था हमारा, कट ऑफ रेशियो V3 अपॉन V2। कैसे निकलेगा देखते हैं, हमें देख रखा है क्वेश्चन में कि V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 0.06 V1 माइनस V2। अब अगर हम लोग V2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से V3 अपॉन V2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.06 V1 अपॉन V2 क्या था हमारा, कंप्रेशन रेशियो, इसका वैल्यू क्या था 11.37 माइनस 1। यहां से हम लोगों ने रो जो है हमारा V3 अपॉन V2 उसका वैल्यू निकालकर हम लोग कितना आ जाएगा, हमारा रो का वैल्यू यहां पर निकलेगा आपका 1.622। आप लोग घर में कैलकुलेटर यूज करिएगा, डायरेक्ट बोर्ड से छापिएगा नहीं, क्योंकि मैं पहले से करके रखा हूं ताकि आपका और मेरे दोनों का समय बच जाए। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं T3 इज इक्वल टू T1 अपॉन R टू द पावर गामा माइनस 1 कितना हमारा आया 799.26 इंटू 1.622 करेंगे तो जो हमारा वैल्यू होगा T3 वो कितना आ गया निकाल करके 1296
1296.39 केल्विन। हम लोगों ने T2 और T3 निकाल लिया। हमें क्या निकालना है? हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट? mCp डेल्टा T। बट मास का कुछ नहीं देकर रखा है तो मास इज इक्वल टू हम लोग 1 ले लेंगे, मतलब पर केजी की बात करेंगे। तो Q क्या हो जाएगा? Cp इंटू डेल्टा T क्या हो जाएगा? T3 माइनस T2। हमें Cp का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, T3 T2 हम लोगों ने निकाल रखा, तो हम लोग यहां से बोल देंगे Q का वैल्यू सॉल्व करके जो आया है, मैं एक बार आंसर लिख देता हूं यहां पर, आप लोग कैलकुलेटर से यूज कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। तो जो आंसर हम लोग का सॉल्व करके आएगा वो आएगा 499.624 किलो जूल पर केजी, क्योंकि हम लोग के मास इज इक्वल टू 1 केजी लिए थे। यहां तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। सेकंड बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। इसी का 4 बोलता है हीट रिजेक्टेड। हीट रिजेक्टेड मतलब यहां से हमारा हीट रिजेक्ट हुआ होगा, तो हमें T4 और T1 का वैल्यू पता होना चाहिए। T1 तो हमें पता है, T4 का वैल्यू कैसे निकलेगा? हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, T4 इज इक्वल टू क्या था? T1 इंटू बोलिएगा रो टू द पावर गामा। ये सब मैंने जब डेरिवेशन हुआ था तो आईसी इंजन के क्लास में, तब मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया है आप लोगों को, कैसे कैसे ये सब आया। ठीक है, तो उतना समय तो है नहीं कि मैं हर चीज को समझाऊंगा बोर्ड पे, लेकिन आप याद कर लीजिएगा नहीं पढ़े होंगे तो। T4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? T1 हम लोग ने निकाला 303 केल्विन इंटू रो, हम लोगों ने रो कितना निकाला? अभी निकाला रो 1.622 टू द पावर गामा 1.399। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? इसमें आंसर आ जाएगा, T4 निकलेगा 596.07 केल्विन। हमें क्या निकालना है? ये हमारा Q क्या था? सप्लाइड, और ये हमारा Q रिजेक्टेड। कितना पर है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। क्या हो जाएगा? CV इंटू T4 माइनस T1। CV का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दे रखा है? 0.718 इंटू T4 हम लोगों ने निकाला 596.07, T1 हमें पता है 303 केल्विन। सॉल्व करेंगे तो Q रिजेक्टेड का वैल्यू हमारा आ जाएगा यहां से 210.42 किलो जूल पर केजी। ठीक है, हम लोगों ने 4 तक बना लिया। पांचवा क्या बोलता है? फाइंड आउट द थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? 5th नंबर, थर्मल इफिशियंसी होता है वर्क डन अपॉन Q सप्लाइड। हमें कितना एनर्जी दिए और कितना हमें वर्क मिला, इसका रेशियो क्या होता है? इफिशियंसी। अब वर्क डन क्या होता है? हम लोग पढ़े थे, याद करिएगा थर्मोडायनेमिक्स में, कि क्लॉसियस क्या बोला था? सॉरी, क्लॉसियस नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज साइकिल क्या बोला गया था? कि जितना हीट हम लोग देंगे उतना ही काम होगा। ये क्या है? हमारा क्लोज साइकिल है, पढ़े थे ना। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू FLTD क्या बोला था? Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू, एंड फॉर अ क्लोज साइकिल डेल्टा यू क्या था? 0। तो जितना हीट दिया उतना वर्क डन हुआ, ये हम लोग पढ़े थे। तो वर्क डन को बोल सकते हैं कि हमारा नेट हीट कितना सप्लाई किए, तो हम लोगों ने QS सप्लाई किया, जिसमें हमारा QR रिजेक्ट हो गया, तो यही हमारा वर्क डन के बराबर हो गया। हम लोग कितना हीट को यूज किया वहां पर, और अपॉन QS लिख सकते हैं इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस QR अपॉन QS। हमें QR का वैल्यू पता है, हमें QS का वैल्यू पता है। पुट करेंगे, इफिशियंसी का वैल्यू लेंगे, कितना आएगा? 57.88%। 57.88%। यहां तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूं क्योंकि सारा का सारा फॉर्मूला मैं ऑलरेडी डिराइव करवा चुका हूं क्लासरूम में, बस उसको यूज करना है। इसमें क्या मैं बताऊं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पूछता है द मीन इफेक्टिव प्रेशर। देखिएगा यहां पर समझते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है। कि देखिए ये हमारा क्या है, एक प्रकार का, यहां पर मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये हमारा क्या है? टोटल डीजल इंजन, डीजल साइकिल है। डीजल साइकिल में प्रेशर हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व। तो अगर हम ये बोलते हैं कि हमारा ये वॉल्यूम क्या है? V1, और ये हमारा है V2, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रोक वॉल्यूम। V1 माइनस V2 इज इक्वल स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर मान लीजिए हम यहां पर एक ऐसा प्रेशर लाइन खींचते हैं और इसे ऐसे हम एक रेक्टेंगल बना देते हैं, इसे हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बना दिया, तो ये ग्रीन वाला बाउंड्री के बाहर ये सब टर्म आया, ये जो मैंने डैश कर रहा हूं वो क्या हुआ? ग्रीन वाले बाउंड्री से बाहर, और उसके बदले ग्रीन वाले बाउंड्री में कुछ एक्स्ट्रा आ गया,
आ गया ना। तो वैसा प्रेशर जिसके रिस्पेक्ट में हमारा एरिया दोनों का सेम हो, मतलब अगर हम 1 2 3 4 और यहां से अगर हम 1 2 डैश 3 डैश और 4 बोले, हम लोग 4 डैश बोले मान लीजिए, तो एरिया ऑफ 1 2 3 4 और एरिया ऑफ 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश अगर सेम होगा तो इस प्रेशर को क्या बोले हम लोग, मीन इफेक्टिव प्रेशर। मतलब कि हम लोग डायग्राम को सीधे कन्वर्ट कर दिए उतना ही एरिया का रेक्टेंगल में, तो हम लोग बोल सकते हैं ना यहां से कि पीवी डायग्राम से क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है ये, मैं यहीं पे बनाता हूं। 6 नंबर क्या बोलता है, नेट वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या हो गया, ये हो गया हमारा पी मीन, क्योंकि यही मैंने पी मीन की बात करा था, ये क्या है हमारा पी मीन इंटू वीएस, यही है ना। तो क्या बोल देंगे, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू पी मीन इंटू वीएस। और वीएस हमारा क्या हो सकता है, V1 माइनस V2। तो वीएस क्या होगा हमारा, V1 माइनस V2। तो वीएस क्या होता है हमारा, V1 माइनस V2। अब V1 कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं एयर क्या है, हम आइडियल गैस को कंसीडर कर सकते हैं। तो फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस हम लोग जानते हैं PV इज इक्वल टू क्या होता है, mRT या फिर nR/T। तो प्रेशर हमें P1 V1 इज इक्वल टू mR1 T1 बोल सकते हैं, R तो R ही होगा। तो P1 कितना देकर रखा है क्वेश्चन में, 1 बार। 1 बार मतलब 10 टू द पावर 5 पास्कल इंटू V1 इज इक्वल टू मास तो 1 kg लिए हैं, R हम क्या बोल सकते हैं, देखिएगा इसको अगर पास्कल में रखें तो इसको भी हम क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे R को, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, किलो जूल में रहते तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पास्कल में ना करके किलो पास्कल में कर देंगे। कितना हो जाएगा ये हमारा 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल इंटू V1 इज इक्वल टू 1 इंटू R का 0.287 इंटू T1 ऑलरेडी देकर रखा है 303 केल्विन। यहां से हम लोग V1 का वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो हमारा V1 का वैल्यू निकल करके आएगा डियर स्टूडेंट्स 0.8696 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें V1 पता चल गया। हम लोग जानते हैं V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू दिस वन। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V1 अपॉन R। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा V2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.07648 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने V1 V2 का वैल्यू निकाल लिया, तो हम लोग यहां से VS निकाल लेंगे। तो VS का वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 और V1 माइनस V2 करेंगे तो VS का जो हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है, VS का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.8696 माइनस 0.07648 मीटर क्यूब। हम लोग जानते हैं W नेट इक्वल टू क्या है, QS माइनस QR। हमारे पास QS और QR का वैल्यू पता है, तो हम लोग यहां से P मीन मतलब मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा W नेट अपॉन VS। W नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा QS माइनस QR। QS कितना हमारा आया 499.624 माइनस QR हमारा कितना आया 210.42। VS हम लोगों ने कितना निकाला 0.8696 माइनस 0.07648। अब देखिएगा ये हमारा किलो जूल में है, तो जो प्रेशर आएगा मीन वो किस में आएगा, किलो पास्कल में, किलो पास्कल में। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन था टोटल 7 मार्क्स का। तो हम लोगों ने इस प्रकार से समझा एक बोर्ड पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में फ्यूचर में आपको काम आएगा। ऐसे PDF तो मैं दूंगा ही इसका। तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हाँ सर यहाँ पे डाउट है। रही बात कैलकुलेशन का, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, कितना आएगा लास्ट में आंसर। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है वो है 3 का B। 3 का B देखते हैं, इसे मैं डिलीट मिटाता हूं, होप आप समझे होगे। देखिए 3 का B क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप पढ़िए और समझिए। तो बोल क्या रहा है कि डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होता है वो हमें डिफाइन करना है, और बोलता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ अ आईसी इंजन। देखिए समझिए,
मान लेते हैं कि हमारा ये एक क्या है, आईसी इंजन। 3 का हम लोग बी की बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, एक आईसी इंजन। ठीक है, ये आईसी इंजन में ये हमारा पिस्टन हो गया जो कि आगे चलकर क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है, ये हमारा टीडीसी हो गया। इतना हम लोगों ने क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़ा, इसमें स्पार्क प्लग वगैरह रहेगा, ये हमारा बीडीसी हो गया। ठीक है, तो टीडीसी और बीडीसी के बीच का वॉल्यूम को क्या कहते हैं हम लोग, स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। मतलब इतना हमारा एक्चुअल वॉल्यूम है, वो तो हम लोग क्लियरेंस में छोड़ दिए, उतना हमारा एक्चुअल वॉल्यूम है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम कहेंगे। अब क्या होता है कि जो एयर इसमें इन करता है, वो एयर ड्यू टू सम रीजन, कौन कौन सा फैक्टर वो मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया दे के रखा, पूछ रहा है। ड्यू टू सम रीजन ये जो एयर होता है वो एग्जैक्ट वीएस नहीं आता है, जो एयर आता है उसे हम बोलते हैं वी एक्चुअल। हमारा जो एयर इसमें इंटर होता है उसे क्या कहेंगे, वी एक्चुअल। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है हमारा वी एक्चुअल अपॉन वी स्वेप्ट। स्वेप्ट वॉल्यूम को डिनोमिनेटर में रखेंगे, एक्चुअल वॉल्यूम को न्यूमरेटर में रखेंगे, जो रेशियो आएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। अब ऐसा क्या होता है कि हमारा जो एयर है वो वीएस से कम आता है, वो एक्चुअल एयर रीजन है, वो सबसे पहले रीजन है वो क्या है, इनटेक एंड एग्जॉस्ट रेस्ट्रिक्शन। अब देखिए समझिएगा चीज को, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने यहां पर एक इनलेट वाल्व देकर रखा है, यहां पर एक आउटलेट वाल्व देकर रखा है। जब यहां से एयर इन कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन आया होगा, जैसे कि हो सकता है पूरा ढंग से खुला ना हो, जैसे कि यहां पर कुछ ऑब्स्ट्रैकल गंदगी मौजूद हो जाए, जैसे कि फ्रिक्शन के कारण कुछ लॉसेस हो जाए, उसके कारण एयर कुछ बाहर ही रह गया। तो एंट्री और एग्जिट रेस्ट्रिक्शन के कारण हमारा एयर कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसके पहले जब मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवा रहा था तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था और उसमें बोला गया था कि हमारा जो एयर होता है, जो हमारा एक्चुअल साइकिल जो होता है, उसका प्रेशर जो होता है एग्जॉस्ट प्रेशर, वो आपका इनिशियल प्रेशर से कम जाता है। क्यों, उसका मैंने रीजन बताया था आपको। तो इनिशियल जो प्रेशर, अगर मान लीजिए मेरा इंजन एकदम फ्रेश है, अभी एकदम फ्रेश इंजन है, कोई यूज नहीं हुआ है इसको, तो हम लोग क्या बोलेंगे उस कंडीशन में, जो एयर आया वो इनलेट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर आया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। लेकिन अगर 1 atm से कम गया मतलब वैक्यूम जनरेट हो गया ना, तो अगर वैक्यूम हो गया मतलब बाहर मेरा प्रेशर ज्यादा, अंदर प्रेशर कम, तो कुछ इसमें जो एयर पार्टिकल्स बच गया आफ्टर एग्जॉस्ट, क्या वो बाहर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो कुछ ना कुछ अंदर एयर रहा, तो जब एयर है तो कम ही एयर इन करेगा ना, तो वो सब रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या कह सकते हैं, वॉल्व टाइमिंग। हो सकता है एयर इन करते 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 वॉल्व बंद हो जाए, हो सकता है ना ऐसा, तो बंद हो गया इनलेट वॉल्व, तो पूरा पूरा एयर नहीं आ पाया। तीसरा हम बोल सकते हैं क्या, गैस का अपना इनर्सिया, गैस जो इंटर किया वो किया, जो नहीं वो नहीं जाना चाह रहा है। इनर्सिया भी तो हो सकता है, मास का इनर्सिया होता है, गैस के पास मास है। हो सकता है जो डिजाइन हम लोग किए हैं इसमें इन करने का, उसका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जो आपका आरपीएम, जो रिवोल्यूशन पर मिनट इंजन का है, उसके कारण आपका वॉल्व क्लोज हो रहा होगा। तो ये सब हम लोगों ने बात किया, वो क्या बात किया हम लोग, इंटरनल फैक्टर्स, इंजन के इंटरनल जो प्रॉब्लम है उसके कारण ये सब रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि बैरोमेट्रिक प्रेशर। मैंने क्या बोला कि हो सकता है जो बाहर का प्रेशर है वो अंदर प्रेशर से ज्यादा हो गया तो कुछ गैस अंदर ही रह गया। कभी ऐसा हो जाता, हो सकता है हम लोग हाई एल्टीट्यूड पर बाइक चला रहे हो तो बाहर का प्रेशर कम है तो वो अंदर घुस ही नहीं पा रहा है। उसके बाद क्या रीजन होता है आपका, एयर टेम्परेचर। हो सकता है टेम्परेचर हाई हो जाए, टेम्परेचर हाई हुआ तो प्रेशर भी हाई हो गया। ह्यूमिडिटी भी एक रीजन हो सकता है, ज्यादा ह्यूमिड हो गया एयर। तो ये आपका क्या था, एक्सटर्नल फैक्टर। तो सारा फैक्टर मैंने पीडीएफ में बहुत अच्छे से लिख करके रखा है, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से लिख लीजिएगा। तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 का बी समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग 4 क्वेश्चन नंबर पर। 4 क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसे मैं मिटाता हूं, 4 क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है, 7 ही मार्क्स का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ए बोलता क्या है, अ 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन वर्किंग एट 3000 आरपीएम। डेटा क्या क्या गिवन है वो लिख लेंगे हम लोग। डेटा गिवन है, बोलता सबसे पहला हमारा जो एन है, आरपीएम है, वो कितना है, 3000 आरपीएम। डेवलप अ ब्रेक पावर। ब्रेक पावर कितना डेवलप कर रहा है,
ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर, ये सब तो होप आपको दिक्कत नहीं होता होगा समझने में, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी में पढ़ाया था। बोलता है अ मोर टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन दिस इंजन एंड द ब्रेक पावर ऑब्टेन्ड व्हेन ईच सिलेंडर वाज मेड इनऑपरेटिव बाय शॉर्ट सर्किटिंग द स्पार्क प्लग्स आर इतना। मतलब बोल रहा है कि जब हमारे पास 4 सिलेंडर है तो 4 ब्रेक पावर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो बोलता है जब हम पहला इंजन को रोक दिए, मतलब पहला इंजन मेरा काम नहीं कर रहा है तो बाकी 3 इंजन मेरा काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो मेरा आ रहा है ब्रेक पावर, उसे हम लोग बोलेंगे ब्रेक पावर 1। मतलब पहला इंजन मेरा बंद है तो मेरा जो ब्रेक पावर है वो कितना है, 15 किलोवाट। जब दूसरा इंजन मेरा बंद है तो जो मेरा ब्रेक पावर है वो मेरा कितना है, 14.2 किलोवाट। तीसरा इंजन जब मेरा बंद है तो मेरा जो ब्रेक पावर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 14.7 किलोवाट। और जब चौथा इंजन मेरा बंद है तो मेरा जो ब्रेक पावर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 14.4 किलोवाट। बोलता है क्या है, द मोर्स टेस्ट वाज कंडक्टेड एज ए कांस्टेंट स्पीड, फाइंड द इंडिकेटेड पावर। क्या क्या निकालना है वो देख लेते हैं हम लोग। टू कैलकुलेट सबसे पहले क्या निकालने कह रहा है हमें, इंडिकेटेड पावर। दूसरा क्या निकालने कह रहा है, मैकेनिकल इफिशियंसी। तीसरा क्या निकालने कह रहा है, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। और क्या देख रखा है साथ में हमें, द बोर स्ट्रोक ऑफ द इंजन, मतलब डायमीटर कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ दे के रखा है हमारा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। मोस्ट टेस्ट क्या कहता है, देखिए कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो ब्रेक पावर है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इंडिकेटेड पावर। कैसे निकलेगा देखते हैं। ब्रेक पावर हमें दे के रखा है क्वेश्चन में 21 किलोवाट। मतलब जब चारों इंजन मेरा चल रहा है तो जो पावर मिला हमें वो क्या हुआ, ब्रेक पावर। देखिए ब्रेक पावर इंडिकेटेड पावर में क्या अंतर, मैं हल्का सा बता देता हूं। जो इंजन हमें जनरेट किया, थ्योरेटिकली जो हमें जनरेशन मिला वो क्या होता है, इंडिकेटेड पावर। लेकिन वो पावर, देखिए इंजन चला, वो पावर जनरेट किया, अब वो इंजन क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट चेन के माध्यम से हमारे चक्का में कनेक्टेड होता है। तो जो इंजन हमारे व्हील में हमको मिला ना पावर, उसे क्या बोलेंगे, ब्रेक पावर। क्यों, क्योंकि वो व्हील को चला, व्हील अब रोकने में हमने पावर लगाया, वो ब्रेक पर पावर लगाया ना, तो जितना पावर से चक्का घूम रहा होगा उतना ही पावर हम लोगों ने ब्रेक पर लगाया, चक्का रुका होगा, तो पावर बराबर हो गया। तो जो पावर इंजन जनरेट किया उसे क्या बोलेंगे, इंडिकेटेड पावर, क्योंकि वो इंडिकेटेड डायग्राम से मिलता था हमें। और जो पावर हमें चक्का पर मिला या क्रैंकशाफ्ट मिला उसे क्या बोलते हैं, ब्रेक पावर। जब सारा इंजन, मेरा समझ गए, जब सारा इंजन चल रहा था तो जो ब्रेक पावर मिला हमें ये मिला। अब अगर हम लोगों ने इंजन नंबर 1 बंद कर दिया, तो बंद कर दिया तो हमें जो ब्रेक पावर मिला वो क्या मिला, 15 किलोवाट। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि इंडिकेटेड पावर ऑफ इंजन 1 क्या है हमारा, ब्रेक पावर माइनस ब्रेक पावर 1। क्योंकि जब सब चल रहा था तो 21 किलोवाट, पहला बंद कर दिए तो 15 किलोवाट, मतलब जो 6 किलोवाट जो एक्स्ट्रा था 21 माइनस 15, वो इंजन नंबर 1 जनरेट कर रहा होगा। वो बंद हुआ तब ना हमें कितना कम मिला। तो इंडिकेटेड पावर 1 कितना हमारा हो गया आपका, 21 माइनस 15, 6 किलोवाट। सिमिलरली इंडिकेटेड पावर 2 क्या हो गया हमारा, बीपी माइनस बीपी 2। तो 21 माइनस 14.2 कितना आ रहा था हमारा, यहां पर सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.8 किलोवाट। इंडिकेटेड पावर 3 क्या होगा हमारा, बीपी माइनस बीपी 3। तो 21 माइनस 14.7 किलोवाट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6.3 किलोवाट। इंडिकेटेड पावर 4 की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है, बीपी माइनस बीपी 4। तो 21 माइनस 14.4 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6.6 किलोवाट। तो हमें इंडिकेटेड पावर 1 2 3 4 इंजन का मिल गया। अब अगर हमें ओवरऑल इंडिकेटेड पावर की बात करना रहेगा तो क्या होगा, इंडिकेटेड पावर ड्यू टू फर्स्ट इंजन प्लस इंडिकेटेड पावर ऑफ सेकंड इंजन प्लस इंडिकेटेड पावर ऑफ थर्ड इंजन और प्लस इंडिकेटेड पावर ऑफ फोर्थ इंजन। सॉल्व करेंगे, सबको जोड़ देंगे हम लोग, तो जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स वो आएगा 25.7 किलोवाट।
मतलब इतना किलोवाट हमारा इंजन जनरेट किया, बट हमें 21 किलोवाट ही मिला। तो दूसरा पूछ रहा है क्या, फाइंड आउट मैकेनिकल इफिशियंसी। तो मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होता है, हमें कितना मिला, ब्रेक पावर हमने कितना जनरेट किया, इंटीग्रेटेड पावर, तो क्या हो जाएगा 21 किलोवाट अपॉन 25.7 किलोवाट, कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 81.7%। मतलब हमें 81.7% के अप्रॉक्स मेरा मैकेनिकल इफिशियंसी है। तीसरा क्या बोलता है, ब्रेक मीन इफेक्टिव पावर। देखिए हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे कि मीन पावर क्या होता है, मीन प्रेशर इंटू VS इज इक्वल टू मीन पावर, यही होता है ना। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं, हाँ ब्रेक पावर, हाँ ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने कह रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रेक पावर इज इक्वल टू ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हम लोग पहले क्या देखे थे, वर्क डन इक्वल टू क्या था, मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू VS, यही था ना। तो ब्रेक पावर क्या हो जाएगा, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू VS। यहां से हमें क्या निकालना है, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या हो जाएगा अपॉन VS। हमें BP निकला है कितना, 21 किलोवाट, इसको वाट में कन्वर्ट कर दिए, 1000 से मल्टीप्लाई किए। स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, π/4 d²L, क्या हो जाएगा 21 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई π/4 इंटू डायमीटर मेरा क्या है 8 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करेंगे मीटर में, कितना हो जाएगा 0.08 मीटर इंटू L हमारा कितना हो गया 0.09 मीटर। सॉल्व करेंगे तो मीन इफेक्टिव प्रेशर जो हमारा होगा स्टूडेंट्स वो कितना आएगा 464.43 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर क्या लिख सकते हैं 4 इतना पास्कल आया, ठीक है। इतना पास्कल को और हम लोग क्या लिख सकते हैं 464 मेगा पास्कल, नहीं 46.4 मेगा पास्कल, ठीक है। तो होप आप समझोगे इसे, बहुत आसान था और इससे क्वेश्चन हर जगह आता है, आपको कंपटीशन में गेट में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इस चीज को समझिएगा। जो हमारा 4 का B है वो बोलता है क्या, क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाई टर्बुलेंस इन द मिक्सचर चार्ज मोशन इज नेसेसरी टू ऑपरेट पेट्रोल इंजन ओवर नेसेसरी स्पीड रेंज, आल्सो डिस्कस द वेरियस मेथड यूज्ड टू इंड्यूस्ड स्वेल्ड मोशन ऑफ एयर और मिक्सचर चार्ज इनसाइड कंबशन चैम्बर ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, PDF में अवेलेबल है, इसमें कुछ समझाना है नहीं। तो अगर वैसा होगा तो मैं जब नेक्स्ट क्लास लूंगा नेक्स्ट पार्ट, तो वहां पर मैं इसको भी इंक्लूड कर दूंगा। अभी तक आप यही समझो। तो होप आप इस चीज को समझे होगे। कहीं कोई डाउट हो तो एज यूजुअल हमारा जो एप्लीकेशन है या फिर हमारा जो यूट्यूब चैनल है कमेंट में पूछिएगा। व्हाट्सएप नंबर हमारे इंस्टीट्यूट का है 7277084298। फैकल्टी का नाम, सब्जेक्ट का नाम, डाउट पूछिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, फैकल्टी के पास जाएगा, उसी चैनल से आपको आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, PDF हमारा जो फेसबुक ग्रुप चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको वहाँ हर कुछ का PDF और वीडियो मिलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं खोजने का कहीं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। देखिए लाइक और शेयर जब होता है तो कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो को बनाने में। तो करिएगा, अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगा हो तो करिएगा, ठीक है। नहीं लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर हाँ ये प्रॉब्लम है इसमें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सॉल्व कर सकें। पढ़िए, एग्जामिनेशन पास है और आप 7 सेमेस्टर एग्जाम स्टूडेंट हो तो आपको अब जॉब भी लेना है, चाहे वो कैंपस से लो, चाहे ऑफ कैंपस लो, चाहे किसी सरकारी कंपनी में या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब लो। तो पढ़िए, कहीं कोई डाउट हो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, एकदम पूछिए, फोन करके, मैसेज करके। ऑफिस में आइए, हम लोग मिलते हैं आराम से, साथ में डिस्कशन करेंगे सब कुछ। ठीक है, तो कीप स्टडिंग, गुड बाय, थैंक यू।